हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमें जो बात करना है वह है पब्लिक के बारे में बात करनी है और प्राइवेट हेल्थ सर्विस के बारे में बात करनी है। क्लास, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सेवा है वह दो प्रकार की सेवा है, एक है पब्लिक है या दूसरा है प्राइवेट है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं दोनों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है पब्लिक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है। कह रहा क्लास की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कई प्रकार के हेल्थ सेंटर होते हैं और हॉस्पिटल की यह एक पूरी की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मतलब ये हुआ, जितने भी हमारे पास सार्वजनिक या पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। कहता है कि ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको टीबी की बीमारी है, आपको टीबी की बीमारी है, तो आप क्या करोगे। आप हमारे यहाँ के कोई सेंट्रल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाओगे दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको सारे जो इलाज होता है ना वो इलाज तो आपको यहाँ पर हो जाता है। लेकिन फिर जब आती है यहाँ पर दवाई की बात कि दवाई आपकी कहाँ से चलेगी, तो आपकी जो दवाई चलती है वह लोकल आपके पास जो डिस्पेंसरी होती है वह डिस्पेंसरी से चलती है। और जो डिस्पेंसरी होता है ये भी गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। तो कहता है कि जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करता है। तो हमारे यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है ये दो लेवल की होती है। एक तो हमारे पास होता है नेशनल लेवल की होती है और दूसरा हमारे पास होता है स्टेट लेवल की होती है। तो हमारे पास दो लेवल की हेल्थ सर्विस होती है। जो नेशनल लेवल की होती है इसे रेगुलेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो स्टेट लेवल की होती है इसे रेगुलेट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। कहता है और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक होता है। मतलब कि आपने देखा होगा गांव के अंदर हमारा जो गांव होता है वहां पर भी एक हमारे पास हेल्थ सेंटर होता है। इसमें एक डॉक्टर होगा और एक आपके पास नर्स देखने को मिल जाती है। कहता है कि इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बात आती है सामान्य बीमारी। सामान्य बीमारी का मतलब होता है यहाँ पर खांसी हो गया किसी को, बुखार हो गया किसी को। तो ये सारे सामान्य बीमारियों के लिए यहाँ पर लोगों को या डॉक्टर को रखा जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। प्राइमरी जो हेल्थ सर्विस होता है ना, सेंटर होता है, ये उनके अंडर में रह करके काम करते हैं। कहता है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। मतलब एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कई सारे छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, तो हेल्थ सेंटर होते हैं। इन सभी हेल्थ सेंटर को कंट्रोल करने का काम जो होता है वह डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है वही करता है। कहता है कि बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था। और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में किया गया था। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो हाकिम शेख थे जब वो ट्रेन से गिर जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया, उनको दिखाया गया, जिसमें उनको काफ़ी लंबा समय लग चुका था। यहाँ पर एक सरकार के बारे में कुछ डेटा दिया गया है। कहता है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं तो एक्चुअल में हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे, इसके ऊपर एक बात कही गई है। कहता है सरकार, ऐसा इसका दूसरा ऐड कर लेते हैं। तो कहता क्लास क्या, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग अलग अलग प्रकार के पब्लिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग,
इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। मतलब ये हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट के पास टैक्स आते हैं, इन टैक्स को ये लोग एक्सपेंड कहाँ करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में एक्सपेंड करते हैं। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकता। अब हमारे पास रोड बनाना है, तो रोड जो है वह एक व्यक्ति नहीं बना सकता, बल्कि इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों के यदि जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग रोड बनाएंगे या फिर काम करेंगे। तो इन सभी लोगों से हम लेते हैं टैक्स, और टैक्स के माध्यम से इस प्रकार के काम करते हैं। कहता है करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है। जैसे कि शिक्षा आपको मिलती है, स्वास्थ्य आपको मिलता है, रोजगार मिलता है, सामाजिक कल्याण मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है आप लोगों को। ऐसे कुछ जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, गवर्नमेंट सर्विस जब भी व्यक्ति को दी जाती है तो वो टैक्स से ही दिया जाता है, और ये टैक्स से ही हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। कहता है जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं को संभालने में होता है, जैसे कि बाढ़ को, भूकंप को, सुनामी को, इन सभी चीज जब समस्या आती है तो इसमें भी गवर्नमेंट के पैसे को लगाया जाता है। कहता है आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार आमतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि हमारे पास देखा जाए हेल्थ के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए हेल्थ के बारे में कि हमारे यहाँ पर हेल्थ पे कम से कम ले से लेकर के अधिक से अधिक खर्चा देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कम खर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अधिक खर्च कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जाते हैं सरकारी अस्पताल जाते हैं। तो जो सरकारी अस्पताल जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हम यहाँ पर लोगों की पूरी तरह से एक समय में देख नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ पर इसकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसी के संबंध में कहा गया है कि इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से पब्लिक या सार्वजनिक कहा जाता है। पहला है कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। मतलब कि ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है हर एक व्यक्ति के हेल्थ की नीड को एच ई हेल्थ की नीड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी लोगों को कहा है कि हम सभी लोगों को फ्री एंड कॉस्ट हेल्थ क्यू प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन और उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, जैसे कि अभी हमने इस पूरे पैराग्राफ में बात किया। कहता है इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। अब आपको पता ही है कि जो टैक्स होता है वो कोई एक व्यक्ति तो देता नहीं है। हमारे यहाँ के लगभग 130 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक उदाहरण, एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो अच्छी क्वालिटी के स्वास्थ्य को निःशुल्क तौर से उपलब्ध कराना होता है, और बहुत ही कम कीमत पर देना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गवर्नमेंट को देने के लिए पैसा लेना पड़ता है, लेकिन वो भी पैसा बहुत ही कम होता है। कहता है जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण काम होता है बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पोलियो, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि बीमारियों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसमें कहता है कि इनकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी पड़ती है, क्योंकि इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, ये बीमारियां होती है आपका फैलने वाली बीमारी होती है। इसे क्या कहते हैं? फैलने वाली बीमारी होती है। तो कहीं ना कहीं इसका रोकथाम जो होता है वह रोकथाम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, बल्कि इसको करने के लिए पीपल का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं, तो इसमें कहता है कि उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घरों की छतों आदि पर पानी इकट्ठा ना होने दें। तो आपने सुना होगा
कई बार दिल्ली की सरकार जो होती है, दिल्ली की सरकार कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, जिस कार्यक्रम में कहा जाता है, सरकार कहती है कि आप अपने आसपास किसी भी ऐसे क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने ना दें जिससे कि मच्छर पनपते हों। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? तो उन्होंने तो केस कर दिया था, लेकिन कोर्ट का क्या मामला रहा वो हमने उसमें बात नहीं किया था। कहता है हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबके स्वास्थ्य की सेवा को प्रदान करना सरकार का पहला कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हेल्थ है, हेल्थ जो है वह किसकी प्रायोरिटी है? तो ये जो प्रायोरिटी है ये गवर्नमेंट की होती है। किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उससे उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं करना प्रदान करता है तो इसका तात्पर्य ये है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अब आपको यहाँ पे जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि राइट टू लाइफ की यदि बात करते हैं तो इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में बताया गया है। इसमें राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है, और ये जो है ये राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है। ये राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आर्टिकल 21 हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने अधिकार की मांग कर सकता है। अदालत ने ये भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा सम्मिलित है। आकस्मिक का मतलब होता है इमरजेंसी हेल्थ सर्विस होती है। इमरजेंसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने का भी काम किया जाता है। क्लास यदि आप दीनदयाल में गए होंगे, अभी मैं कुछ दिन पहले ही लगभग एक मंथ पहले गया था दीनदयाल। मेरी नानी का हाथ टूट गया था तो मैं नानी को इमरजेंसी में लेके गया था। तो इमरजेंसी की जो व्यवस्था होती है लोगों को इंस्टेंटली दी जाती है। उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर उनको ज़्यादा प्राथमिकता देने का काम किया जाता है ताकि उनकी जो बीमारी है तो तत्काल में ठीक किया जाए। अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो वहाँ पे काम करते हैं उनको भी पूरा पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि क्या वो सही है या सही नहीं है। ऐसे कई सारे काम किए जाते हैं। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज कराने से मना कर दिया। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे हाकिम शेख द्वारा इलाज पर किए गए खर्च को पूरा खर्च भुगतान करे। मतलब कि जितना भी पैसा जो हाकिम शेख ने अपने पॉकेट से लगाया था वो सारा का सारा पैसा कौन देगी? अब तो वो सारा का सारा पैसा अब सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट देने का काम करेगी। क्लास कहता है निजी स्वास्थ्य सेवा, प्राइवेट जो हेल्थ सर्विस है वो क्या होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा होती है इसको रेगुलेट करने का काम जो होता है वह इंडिविजुअल करता है। इंडिविजुअल करता है मतलब कि एक व्यक्ति करता है, इसको चलाने का काम करता है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवा दी जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने खोलते हैं, चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RMP, ध्यान देना, RMP, ये जो RMP होता है ये रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड मेडिकल बिजनेस होता है जो खोलने का काम करते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सुविधाएं देने का काम करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल या नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयाँ खरीदने का काम करते हैं। तो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा वो होती है जिसे एक इंडिविजुअल चलाने का काम करता है। इसमें स्वास्थ्य की, हेल्थ की कई सारी फैसिलिटी को देने का काम किया जाता है। तो हेल्थ की जो फैसिलिटी होती है वह ये फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। क्लास कहता है कि जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता क्योंकि ये एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है।
कह रहा है पब्लिक स्वास्थ्य सेवा के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन खर्च करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको कैंसर हो चुका है तो कैंसर के इलाज के लिए यदि आप जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके लिए खर्चा बहुत ही कम होता है। लेकिन यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके लिए खर्चा इसके अकॉर्डिंग कई गुना ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्लास कहता है आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है और इस प्रकार के जो दवाइयों के दुकान होते हैं ये कोई गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि इसे चलाने का काम जो होता है वो प्राइवेट कंपनी का काम होता है। क्लास इसी से जुड़ा एक मुद्दा है और कहता है कि स्वास्थ्य सेवा और असमानता, क्या सबके लिए पर्याप्त सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है या नहीं दी जाती। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हेल्थ की फैसिलिटी है, क्या ये हेल्थ की फैसिलिटी सोसाइटी के सभी लोगों के लिए इक्वल है या इक्वल नहीं है, इसके बारे में बात करता है। क्योंकि उन्होंने बात किया था कांता के बारे में। जब कांता जाती है वोट देने के लिए तो वोट देने में तो कांता को मिलता है, इक्वालिटी मिल जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जाती है मेडिकल सेक्टर के पास, मेडिकल सेंटर में जाती है, तो इनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, इसीलिए इनके साथ भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो क्या यहाँ पर होता है? नहीं होता। कहता है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं बढ़ रही है परंतु पब्लिक सर्विस नहीं। मतलब कि हम देखते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया में यदि पर डे देखा जाए तो एक यदि प्राइवेट कॉलेज खुल रहा है तो यहाँ पर 0 गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो ग्रोथ रेट है बहुत ही कम है और प्राइवेट का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसी में कहता है कि ऐसी दिशा में लोगों को मुख्यतः निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है और इन सेवाओं का मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। आपको पता होगा कि एक और टाइप आ गया लोन लेने के लिए और वो था स्वास्थ्य। तो हम यहाँ पर हेल्थ के लिए भी लोन लेने का काम करते हैं। क्लास कहता है कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। आपको कई बार कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो इलीगल का तरीका होता है, धंधा होता है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर की जो भूमिका होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे एक बार किसी न किसी प्रकार के दवाई को लेते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि दवाइयों का प्रभाव बड़ा है और डॉक्टर के जो प्रभाव होते हैं वो कम देखने को मिलता है। कहता है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है। तो वहाँ का जो आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। क्लास यहाँ पर एक बात कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पर लिखने चाहिए। अब बात आती है कि जेनेरिक का मतलब क्या होता है। जेनेरिक का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ, हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हों जिनके ऊपर जो पेटेंट होता है, पेटेंट जो होता है 10 साल का, 5 साल का, जो 15 साल का है, 10 साल का है या 5 साल का है, ये खत्म हो जाता है और ये पूरी तरह से मार्केट में फ्री एंड बल्कि कम दामों पर बेची जा सकती है। लोकल मार्केट में लोकल दाम पर बेची जा सकती है। प्लस इसी में आगे कहता है, क्या कहता है कि और सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या ये युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप से में है या नहीं। मतलब कि लोगों को देखा जाता है कि जो लोग दवाई ले रहे हैं क्या वो दवाई जो है उनके लिए सफिशियंट है भी या नहीं। अब कहता है कि तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम है। मतलब ये हुआ कि 100 लोग हैं हमारे पास, 100 में से यदि 50 लोग बीमार पड़ रहे हैं तो 50 जो बीमार लोग हैं ना, तो 50 का, मात्र 50 का 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर साफ सुथरा या पूरी अच्छे तरीके से दवाइयाँ मिलती हैं।
कहता है कि वे लोग भी हैं जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का सामना अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में देखा गया है, पाया जाता है कि जो लोग अस्पताल में निजी या किसी बीमारी की चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार देते हैं और अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, फ्रांस के अंदर देखा गया कि यहाँ के बहुत बड़े मार्केट के अंदर क्या आ रहा था। यहाँ पे बहुत बड़े मार्केट के अंदर जो वर्कर्स होते थे, वर्कर्स के सामने क्राइसिस आने की संभावना बढ़ चुकी थी। क्लास कहता है कि गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता मुसीबत का कारण हो जाती थी। इससे ये बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती रहती है, क्योंकि हमने देखा था इंडिया के अंदर जो कोरोना आता है, वो कोरोना बार बार जनवरी के टाइम में आ जाता है। क्लास कह रहा है कि गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए था। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तथा उपलब्ध नहीं हो सकती है, और इसीलिए इनके बीमार पड़ने की संभावना भी ज़्यादा होती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालात और खराब हो जाती है, क्योंकि बीमारी के ऊपर जब पैसा खर्च करते हैं तो उस व्यक्ति के पास अपने आप को सरवाइव करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है और वो हमारे यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटी में चला जाता है। कहता है कि कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होती। उदाहरण के लिए देखा जाए तो महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छे तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो नक्सलाइट लोग होते हैं वो इनको दबा देते हैं, सेपरेट करने का काम कर देते हैं। क्लास तो हमने अभी के टॉपिक में देखा पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस क्या होता है। क्लास कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? तो क्लास कहता है कि क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दिशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीन लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो लोग पुअर हैं और जो लोग यहाँ पर सुविधा नहीं है उनके पास, जिनके पास सुविधा नहीं है, इन दोनों ही लोगों के लिए हमारे पास जो हेल्थ है, उस हेल्थ के सर्विस को प्रमोट किया जाए, सर्विस को प्रमोट किया जाए। आप लोग को पता होगा कि ऐसे लोगों के लिए भारत में चलाया गया है वैन हेल्थ सर्विस। मतलब ऐसे लोग जो बैकवर्ड हैं, जहाँ जहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने वैन, चलते फिरते वैन में हमने हेल्थ सर्विस को प्रमोट करने का काम चालू किया है। कहता है फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना पड़ता है, आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पेज में आप इसके बारे में उदाहरण के साथ देखिएगा। यदि हम हमारे यहाँ पे लोगों को, यदि यहाँ के लोगों को हम सिक्योर नहीं करें, हम इनको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दें, तो ऑटोमेटिक ही इनका जो नंबर है, इनका जो पॉपुलेशन है, वह पॉपुलेशन पूरी तरह से गिर जाएगा और हमें जो इतनी मात्रा में टैक्स आती है वो भी नहीं आ पाएगा। जब टैक्स नहीं आएगा तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगा। क्लास इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कहता है केरल का अनुभव। मतलब केरल जो हमारे पास राज्य है, इस केरल में किस प्रकार का हेल्थ सर्विस है उसके बारे में बात करता है। कहता है 1996 में केरल राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। अब आपको पता है केरल में हमारे पास यदि 100% टैक्स आया है, तो इस टैक्स में से 40% जो हिस्सा था वो सीधे यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। यहाँ के लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत को दे दिया गया। क्लास कहता है कि इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है।
इससे गांव के लिए पीने के पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ी के काम का सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्र में सुधार आ गया। इन सब कार्यों की स्थिति में सुधार आया और इतने प्रयत्नों के बाद कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे कि दवाइयों की कमी बनी रही, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर है हमारे पास, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ पर। तो इस प्रकार की समस्या अभी भी केरल में बड़े स्केल पर देखने को मिल जाता है। तो क्लास यहाँ पे कहा गया क्या, यहाँ पर आगे देखा जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर कोस्टा का तरीका, अब हमने यहाँ पर अपने हेल्थ के सर्विस को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए कोस्टा का तरीका अपनाया। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो कोस्टा रिका कहाँ का कंट्री है, तो वह मिडिल अमेरिका का कंट्री है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेगा। इससे उन्हें सेना पर किए गए खर्च वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे। कहता है कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी माना जाता है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं देती है, जैसे कि पीने की सुरक्षा पानी देती है, सफाई देती है, पोषण देती है, आवास देती है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक रूपी भाग शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो कोस्टरिका कंट्री है, कोस्टरिका कंट्री ने अपनी ऑल ऑल जीडीपी का ज्यादातर इन लोगों ने लगभग 40% कामों को हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि लोगों का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से देखने को मिल सके। तो क्लास ये जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारा, खत्म होता है। आशा करता हूँ कि चैप्टर समझ में आपको अच्छे से आया होगा। यदि अभी भी आपको किसी किसी पॉइंट पर डाउट आ रहा है तो आप पीछे जाइए और आपके इसे पार्ट नंबर 1 को जरूर देखिए और फिर पार्ट नंबर 2 को देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं क्लास। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ये कैसा लगा आपको जरूर बताइए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।